हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 स्पेशल के लिए आज मैं जो क्लास लेकर आया हूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अति महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नरमपंथी और उदारवादी चरण की। यानी नरमपंथी और उदारवादी चरण जो कि 1885 से लेकर 1905 तक माना जाता है, इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर प्रश्न हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और आपके लिए 2 नंबर दे के जाने वाला है वीडियो, इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स नरमपंथी और उदारवादी चरण की। तो याद रखिएगा, पहली बात तो इसका कालखंड कब से कब माना जाता है। तो नरमपंथी और उदारवादी चरण का जो कालखंड है वो माना जाता है 1885 से 1905 की जो अवधि है, इसी अवधि को माना जाता है कि नरमपंथी उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की जो अवधि है, इसी को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब वन लाइनर फॉर्मेट में होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की बात करूं तो फ्रेंड्स वो हुई थी बंबई में। कहाँ हुई थी? बंबई में। हालांकि ये बैठक जो है ना फ्रेंड्स, ये पूना में प्रस्तावित थी। याद रखिएगा, ये पूना में प्रस्तावित थी, लेकिन पूना में हैजा महामारी फैलने की वजह से इस बैठक को कहाँ कराया गया? तो ये कराया गया 1885 के अंदर बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इस बैठक को कराया गया था। ठीक है। इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 ने। और सबसे ज़्यादा किस प्रेसिडेंसी से इस बैठक में भाग लिया था प्रतिनिधि? तो वो था बम्बई। ठीक है ना। बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 लोगों ने भाग लिया था। तो ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना है। और जो कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी ना, इस बैठक की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद रखना है। और सचिव कौन बने थे? तो सचिव बने थे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। यानी ए ओ ह्यूम जो है उनको सचिव बनाया गया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। क्या होता है? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिसे बर्ड्समैन के नाम से भी जाना जाता है, और याद रखिएगा हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है ना। अच्छा, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस की जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था ना 1886 में, कलकत्ता अधिवेशन, इसी अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या दादा भाई नौरोजी है, ये कितनी बार अध्यक्षता कर चुके थे? तो याद रखिएगा, इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। तो इन तीनों डेट को याद रखना है। एक बार तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1886 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन की। दूसरी बार 1893 ईस्वी की अध्यक्षता किया था। और तीसरी बार जब इन्होंने अध्यक्षता किया था तो 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस के 3 बार इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, 3 अधिवेशन की। कब कब? तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दादा भाई जो नौरोजी थे ना फ्रेंड्स, ये प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये कौन कैसे अध्यक्ष थे? तो ये पारसी अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना। दादा भाई नौरोजी कैसे अध्यक्ष थे? तो ये पारसी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कब स्थापित किया गया था? तो 1885 में किया गया था। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। क्या था? लॉर्ड डफरिन। देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की सबसे बड़ी घटना कौन सी थी? तो वो भारतीय राष्ट्रीय कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होना। ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904, ये जो है लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के
एक वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जिनके शासनकाल में यह पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है ना। देखिए 1904 के बाद आता है एक डेट फ्रेंड्स 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था। याद रखिएगा बंगाल विभाजन किया गया था। वो भी घटना पूछा जाता है किस वायसराय के काल में, तो वो लॉर्ड कर्जन के काल में किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए जो बंगाल विभाजन होता है फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1905 को होता है। और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन होता है तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को बना दिया जाता है पूर्वी, याद रखिएगा, एक को बना दिया जाता है पूर्वी बंगाल, एक को बना दिया जाता है पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल होता है ना फ्रेंड्स, ये पूर्वी बंगाल में याद रखिएगा यहाँ पे मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा थी। ठीक है। और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो इस प्रकार लॉर्ड कर्जन का जो उद्देश्य था, हालांकि इन्होंने तो प्रशासनिक का हवाला दिया था, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य था बांटो और राज करो। यानी हिंदू मुस्लिम और एकता को, हिंदू और मुस्लिम की एकता को ये तोड़ना चाहता था लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना। इसलिए प्रशासनिक का हवाला देते हुए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन करवाया था। और इसी 16 अक्टूबर 1905 को याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को ही पूरे भारत में शोक की लहर पूरे फैल गई थी। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर पूरे भारत में 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस के अलावा रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। यानी हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई के हाथ कलाइयों पर राखी बांधा था और मुस्लिम भाई ने हिंदू भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधा था, जिससे राष्ट्रीय एकता को दर्शाया गया था। ठीक है ना। तो ये इतना पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। देखिए आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये भी विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो वो थे फ्रेंड्स एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। कौन थे? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिनको ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। बात आई है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम की, तो याद रखिएगा ये फ्रेंड्स ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। तो पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसका फ्रेंड्स नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, बल्कि था इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। लेकिन दादा भाई जो नेरोजी थे फ्रेंड्स, दादा भाई नेरोजी की सिफारिश पर इसका नाम बदल कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, दादा भाई नेरोजी ने ऐसा क्यों किया? याद रखिए, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस शब्द था ना, वो उत्तरी अमेरिका में बड़ा प्रचलित था, जिसका अर्थ होता था लोगों का समूह। जिसका अर्थ क्या होता था? लोगों का समूह। इसीलिए दादा भाई नेरोजी ने जो संघ है ना, इस संघ के स्थान पर क्या करवा दिया? तो कांग्रेस करा दिया। तो ये भी पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। देखिए मैंने कहा था कि बर्ड्समैन किसे कहा जाता है, इन्हें बर्ड्समैन भी कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, और जनता का मित्र भी कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। ये सारे पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो देखिए वो थे फ्रेंड्स दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू ये प्रथम भारतीय थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। ठीक है। ब्रिटिश संसद का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके लिए चुने गए थे दादा भाई नेहरू। तो ये भी विशेष तौर पर याद रखना है। मैंने आपको बता दिया कि दादा भाई नेहरू जो थे ना, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और कांग्रेस के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था कितनी बार? 3 बार। 1886 में, 1893 में और 1906 में इन्होंने अध्यक्षता किया था दादा भाई नेहरू ने। ठीक है ना। तो ये भी विशेष तौर पर याद रखना है। और प्रथम पारसी अध्यक्ष भी बने थे कांग्रेस के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया कि पूना में हैजा फैलने के कारण जो संयोजक मंडल था, यानी संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का जो स्थान था पूना, वहाँ से कहाँ बदल दिया गया? तो वो बदल दिया गया बंबई में। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखा था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। किसने लिखा था फ्रेंड्स? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक को लिखा था। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है। साथ ही साथ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की बात करें तो इनको भारतीय संघ का संस्थापक माना जाता है, यानी इंडियन एसोसिएशन, याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक भी माना जाता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को। तो एक बार और आपको याद रखना है कि किसने
जो 1885 का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें भाग नहीं लिया था। तो उसमें भाग नहीं लिया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें, यानी प्रेसिडेंट की बात करें, तो वो थे फ्रेंड्स बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887, याद रखिए 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, और यह प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। अगर गैर हिंदू अध्यक्ष पूछेगा तब तो आप बताएंगे दादा भाई नेहरूजी, याद रखिएगा दादा भाई नेहरूजी जो थे ना, ये गैर हिंदू अध्यक्ष बने थे। लेकिन अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी बताएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है ना। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे। तो मैंने पीछे भी बताया कि ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स का जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा था दादा भाई नेहरूजी, यानी ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स के लिए इन्होंने चुने गए थे। तो ये भी विशेष तौर पर याद रखना है, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी विशेष तौर पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है और जब तक मैं इस भारत में हूँ मेरी यही इच्छा है, मेरी यही अभिलाषा है कि कांग्रेस की शांतिपूर्ण क्या हो जाए, समाप्ति हो जाए या मृत्यु हो जाए। इन्होंने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो ये भी जो फ्रेंड्स है ना, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि ये किसने कहा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे। तो ये शहरी क्षेत्र से थे। कहाँ थे? शहरी क्षेत्र। हालांकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये शिक्षित भारतीय थे, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। तो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे ये तो गांव से थे नहीं, यानी जिनके पास पैसा रहा होगा, वही जा करके ब्रिटिश सरकार यानी कि लंदन में पढ़ाई किया होगा। तो जो लंदन में पढ़ाई करके वापस भारत आए थे, भारत के लोग, उन्हीं को ब्रिटिश शिक्षित भारतीय कहा जाता। तो ये अक्सर कहाँ पाए जाएंगे? तो शहरों में ही पाए जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के समय मैंने वायसराय बताया था, लॉर्ड कर्जन था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्जन था। तो मैंने आपसे बताया कि 16 अक्टूबर, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद वापस से जब, याद रखिएगा, वापस से जब दिल्ली दरबार लगता है फ्रेंड्स ना भारत के अंदर, 1911 में दिल्ली दरबार कब लगता है? तो 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है तो इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। और बंगाल विभाजन को रद्द करके वापिस से बंगाल और बिहार दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को बना दिया जाता है पश्चिम बंगाल, एक को बना दिया जाता है बिहार। तो ये भी आपको याद रखना है। कब किया जाता है? तो 1911 में तो रद्द किया जाता है, लेकिन 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल और बिहार दो स्वतंत्र राज्य बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी विशेष तौर पर याद रखना है। इसीलिए प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है ना। अच्छा, बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये वर्ष 2010 से हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो वर्तमान में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने ही बिहार दिवस मनाने की घोषणा किया था, ठीक है ना। तब से अब तक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर करके पश्चिम बंगाल और बिहार दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे, इसीलिए बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक के श्रृंखला में की थी। तो देखिए, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक के लेखों की श्रृंखला में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरमदलीय राजनीति की व्यवस्था की आलोचना किया था अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। देखिए, हालांकि अरविंद जो घोष थे ना फ्रेंड्स, ये थे गर्म दल के नेता, याद रखिएगा गर्म दल के नेता थे। तो गर्मपंथी नेता थे। तो गर्मपंथी नेता यानी उग्रवादी नेता थे। तो उग्रवादी नेता में आपको 4 नाम विशेष तौर पर याद रखना है। एक याद रखना है बाल, ठीक है, एक लाल, और एक याद रखना है पाल। तो जो बाल है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और जो पाल थे, ठीक है, ये कौन है? तो आपको पता है कि ये पाल थे। बाल, लाल और पाल से मशहूर। पाल कमेंट करके बताइए कि पाल कौन थे, ठीक है ना। एक अरविंदो घोष। ये 4 को आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है ना। बाल, लाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और पाल कौन थे, ठीक है ना। बिपिन चंद्र पाल इनका नाम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था? देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की बात करूं तो कांग्रेस से ठीक 1 वर्ष पहले 1884 में स्थापना किया गया था मद्रास महाजन सभा की, ठीक है ना। तो ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले से आपको याद रखना है कि इनको गांधी जी का राजनैतिक गुरु माना जाता है, ठीक है ना। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, जैसे WC बनर्जी, मैंने आपको पहले बता दिया था। कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। हालांकि ये प्रस्तावित कहाँ था? तो ये प्रस्तावित था पूना के अंदर, लेकिन ये हुआ था कहाँ? तो ये हुआ बॉम्बे के अंदर हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी। अच्छा, इन्होंने क्यों किया था, ये आप प्रश्न उठता है। तो देखिए, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वहाँ पे ना, WC बनर्जी, इसीलिए इनको कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था पहली बार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नेहरू जी 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया था। देखिए, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ जाकर किया था? तो लंदन के अंदर किया था। तो ये भी विशेष तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। देखिए, भारतीय नेताओं में जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन, याद रखिएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस 72 प्रतिनिधियों में जो थे फ्रेंड्स 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। तो ये भी विशेष तौर पे याद रखना है कि कितने मुस्लिम प्रतिनिधि, ये भी आपको पूछा जाता है। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसमें जो है 2 मुस्लिम अध्यक्षों ने भाग लिया था। जो 1886 का जो अधिवेशन हुआ था, 1886 में याद रखिएगा कुल 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था। तो ये भी विशेष तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिए। तो अभी मैंने बताया, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया था। तो देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग, यानी भारत में भारतीयों का शासन हो। स्वशासन का मतलब क्या होता है? कि भारत में भारतीयों का शासन हो। इसकी मांग सबसे पहले किया था दादा भाई नेहरू जी ने। कब किया था? 1904 में। कब किया था? 1904 में अनौपचारिक मांग किया था दादा भाई नेहरू जी ने कि स्वशासन की मांग किया था, यानी भारत पर भारतीयों का शासन हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान कहाँ था। तो देखिए, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ये सबसे बड़ा योगदान था ये उग्रवादियों का। तो ये भी विशेष तौर पर याद रखना है कि जिस तरह ब्रिटिशर्स जो है वो भारतीय जनता का शोषण करते थे, उनकी तरफ ध्यान को आकर्षित करना सबसे बड़ा काम था उदारवादियों का, ठीक है ना। इन्होंने ही उनको ये बताने का कार्य किया कि जो ब्रिटिश हैं वो किस तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं, यानी धन बहिर्गमन का भी सिद्धांत दिया था दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी ने कहा था किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे धन को ब्रिटेन के अंदर लेके जा रहे हैं। तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था दादा भाई नेहरू जी ने। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। देखिए, इनकी पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन। क्या था? राजा रामबद्ध आंदोलन, यानी कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन। कहने का मतलब है कि ये ब्रिटिशर्स के सामने नरम से पेश आते थे और उनसे अपना कार्य, यानी उनका कहना था कि उनसे अपना कार्य बहुत ही सत्य और अहिंसा, बहुत ही मतलब नरम होकर के करवाना था, ठीक है ना। ये गर्म दल के माध्यम से नहीं करवाना चाहते थे, ये मतलब नरम, उनके प्रति अपने विचार को नरम रखते थे, अपनी रवैया को नरम रखते थे हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। ये कहा था दादा भाई नेहरू जी ने। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि दादा भाई नेहरू जी ने ही कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर रहना होगा, यानी कहना होगा कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, ठीक है ना। हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है, ठीक है। अगला है कि किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ये कहा था
एल्गिन ने। किसने कहा था? एल्गिन ने कहा था। तो ये दोनों आपको विशेष तौर पे याद रखने पड़ेंगे। ये जो वक्तव्य हैं ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था जो राष्ट्रीय नरम दल का था, जो कि 1885 से लेकर इसका कार्यकाल कब था, 1885 से 1905 तक था, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स ने, तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रश्न हमेशा लाकर उपस्थित रहूँगा। डेली का डेली 2 वीडियो मैं आपको वन लाइनर का उपलब्ध कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।